नमस्कार, मैं मणि सर। साकेत आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का मुख्य विषय है मैपिंग से, क्योंकि मैपिंग के जो प्रश्न हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और जटिल भी होते हैं, जिसको जानना समझना एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी अगर अध्ययन नहीं करते हैं तो इससे संबंधित क्वेश्चन वो गलत करते हैं। एक-एक क्वेश्चन की लड़ाई होती है आपको परीक्षा में सफल होने के लिए, तो हर विषय का एक सूक्ष्म विश्लेषण करना आवश्यक है। तो उसी विश्लेषण में आज का जो चर्चा है वो मैपिंग से ही है और देखते हैं उसमें क्या-क्या अध्ययन किया जाए। तो दक्षिण पूर्व एशिया, तो दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में हमें किन-किन विषयों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले दक्षिण पूर्व एशिया की सीमाएँ क्या हैं? उससे संबंधित कितने देश आते हैं? इसका जलवायु क्या है? इसके उच्चावच क्या है? विषुवत रेखा और कर्क रेखा 2 महत्वपूर्ण रेखाएँ हैं। किन-किन देशों से द्वीपों से गुजरती है? इसकी जल संधियाँ क्या है? कौन-कौन सी जल संधि है? इसके अंतर्गत कौन महत्वपूर्ण है? किस रूप में है? इसके अलावा एक-एक देशों की महत्वपूर्ण विषय जिसका फिजिकल है और उसका पॉलिटिकल कंडीशन क्या है? इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। तो काफ़ी एक लंबा विषय है, लेकिन मेरा प्रयास है कि इसको 2-3 स्टेप में वीडियो में इसको कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले हम दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में जान लें। यह एशिया महाद्वीप का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग है और इसमें कुल 11 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें सभी देश वर्तमान में एशियान के सदस्य राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। अब तक केवल 10 देश थे, लेकिन अभी हाल में पूर्वी तिमोर को सम्मिलित कर लिया गया, तो अब एशियान में कुल 11 सदस्य हैं। तो अब सबसे एक सिंपल प्रश्न यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन-सा देश है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में आपके कुल 11 देश आते हैं, तो उन 11 देशों में मैप कहाँ आता है? 11 देशों में कौन-कौन है? तो देखिए सबसे पहले म्यांमार है, इसके बाद आपका थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है, सिंगापुर है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, यहाँ पर ब्रुनई है, इसके अलावा आपका फिलीपींस है और पूर्वी तिमोर है। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, है ना? और एक देश है, कुल 11 देश हैं। अब इसमें कौन-सा देश सम्मिलित नहीं है? अब जैसे मान लीजिए कौन-सा देश सम्मिलित नहीं है, तो है और नहीं तभी लग पाएगा जब इन 11 देशों के बारे में जानेंगे। ये बहुत छोटा-सा प्रश्न है। तो अब जैसे आ गया वियतनाम, कंबोडिया, है, फिलीपींस और ताइवान। तो अब इसमें ताइवान जो है दक्षिण पूर्व एशिया का भाग नहीं है। ताइवान किसका भाग है? पूर्वी एशिया का, ईस्ट एशिया का भाग है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आता है और कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो एक पर क्लियर कर लें। अब दक्षिण पूर्व एशिया की अगर हम सीमाओं का अध्ययन करें तो इसकी सीमाएं उत्तर में, नॉर्थ में जो है चाइना से लगती है, पूरब में इसकी सीमा जो है पूर्वी मध्य प्रशांत महासागर से और साउथ चाइना सी से लगती है। इधर जावा सागर है, या हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, पश्चिम में बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमा लगती है। इस दक्षिण पूर्व एशिया में 2 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। अब इन रेखाओं में जैसे अक्सर पूछा जाता है विषुवत रेखा, इस पे प्रश्न कई बार आ चुके हैं। तो विषुवत रेखा किन-किन देशों से होके गुजरती, किन द्वीपों से होके गुजरती है, तो इसको जान ले। तो विषुवत रेखा जैसे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से गुजरती है, बोर्नियो द्वीप से गुजरती है, सुलवेसी द्वीप से गुजरती है, हालमारा द्वीप से गुजरती है। इतने द्वीपों से ये गुजरती है। अब यहाँ पर आ जाए कि कौन सा द्वीप या कौन सा देश विषुवत रेखा पर स्थित है या नहीं है। तो जब द्वीपों के बारे में, चाहे वो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप हो, बोर्नियो द्वीप हो, सुलवेसी द्वीप हो, हलमारा द्वीप हो, ये सब द्वीप जो है क्या है, विषुवत रेखा पर स्थित है। अब कौन सा नहीं है, तो जाने मान लीजिए बाली द्वीप नहीं है। ठीक, तो विषुवत रेखा पर स्थित कौन सा द्वीप है,
इसको जान लेना। विश्व रेखा के समीप कौन सा नगर है, पूछा गया आईएएस में। तो विश्व रेखा के, अब जैसे दे दिया जकार्ता, सिंगापुर, है ना, मनीला, ऐसे दे दिया, तो आपका उत्तर क्या है, सिंगापुर। विश्व रेखा के सबसे निकट जो है कौन सा शहर है, सिंगापुर। तो विश्व रेखा पर स्थित द्वीप, विश्व रेखा पर स्थित समीप उसके देश, ये जानना आपके लिए जरूरी। इसी तरह से कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये रेखा जो है म्यांमार और वियतनाम से होके गुजरती है। अब किस देश से नहीं गुजरती, तो लाओस से नहीं टच करती है, तो म्यांमार और वियतनाम। ठीक, चीन की सीमा पर कौन कौन से देश लगते हैं, अब जैसे वियतनाम है, लाओस है और म्यांमार, ये 3 देश हैं जो चीन की सीमा। और किस देश की सीमा नहीं लगती है, थाईलैंड की नहीं लगती है। तो हमको ये जानना है कि चीन की सीमा किन देशों से लगती है, कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है, विषुवत रेखा किन देशों से गुजरती है, विषुवत रेखा के समीप कौन सा शहर है। ठीक है, तो थोड़ी सी दक्षिण पूर्व एशिया का ये अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी है कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा किन किन देशों से या द्वीपों से गुजरती है, किसकी सीमा किससे लगती है, ये जानना आवश्यक है। अक्सर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब आता है दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे जलवायु। तो देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में जलवायु 2 प्रकार की है, एक विषुवतीय जलवायु, विषुवतीय जलवायु, और दूसरा मानसूनी जलवायु। अब यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, विषुवतीय जलवायु और मानसूनी जलवायु। देखिए विषुवतीय जलवायु के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो विषुवत रेखी इक्वेटोरियल जो क्लाइमेट है उसके अंतर्गत आपका इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनोई, ठीक है, और ये देश जो है विषुवत रेखी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। हम जानते हैं कि विषुवत रेखी जलवायु है, यह वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, वर्षा वर्ष भर होती है, प्रतिदिन होती है ना, अपराह्न सायं गरज के साथ, बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाती है। अब यहाँ प्रश्न आ गया कि विषुवत रेखी जलवायु के अंतर्गत कौन सा देश सम्मिलित है या नहीं है। तो सम्मिलित होने देशों में आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई या बोर्नियो द्वीप, है ना, और ये सब द्वीप जो देश है, और दक्षिणी फिलीपींस, साउथ है फिलीपींस, ये सब जो है, और पूर्वी तिमोर, ये सब विषुवत रेखी जलवायु के अंतर्गत आते हैं। अब यहीं से प्रश्न बन गया कि कौन सा देश विषुवत रेखी जलवायु से संबंधित नहीं है ना। तो नहीं और है, तो पहले है के बारे में जानेंगे। अब नहीं है, तो है में जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर है, ब्रुनोई। अब नहीं है तो थाईलैंड नहीं है। ये कौन सी जलवायु वाला देश है, मानसूनी जलवायु वाला देश है। अब मानसूनी जलवायु वाले देशों के बारे में जान ले, तो मानसूनी जलवायु वाले देशों में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उत्तरी फिलीपींस। दक्षिणी फिलीपींस इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, और नॉर्थ फिलीपींस आपका साउथ जो है मानसूनी क्लाइमेट का देश आता है। तो हम दक्षिण पूर्व एशिया में ये भी अध्ययन कर लें, अलग कर लें कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा देश या कौन सा क्षेत्र इक्वेटोरियल क्लाइमेट के अंतर्गत आता है और कौन सा मानसूनी या सेसनल क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जलवायु है। अब चूंकि जब जलवायु की विविधता होगी तो स्वाभाविक है वनस्पतियों की भी क्या होगी, विविधता होगी। दक्षिण पूर्व एशिया में वन संपदा के दृष्टिकोण से दक्षिण पूर्व एशिया काफी संपन्न है, और कुछ देशों का ये वन संपदा आय का मुख्य स्रोत भी है। तो अब जैसे अगर हम यहाँ के वन संपदाओं का अध्ययन करें तो देखिए जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट वाले देश हैं वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर वनों का प्रतिशत जो है 60% से अधिक है। जैसे सबसे अधिक वनाच्छादित देश अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया और मलेशिया है, जहां लगभग 67% भूभाग क्या है, सघन वनों से ढका हुआ है। तो जहां पर विषुवत रेखी क्लाइमेट है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जहां पर सेसनल क्लाइमेट या मानसूनी क्लाइमेट है वहां पर पर्णपाती वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, पर्णपाती वन। अब मानसूनी वनों में या पर्णपाती वनों में आपका म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उत्तरी फिलीपींस, यहाँ पर कैसे वन पाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ये संपूर्ण क्षेत्र म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, यहाँ भी लगभग 60% से एबव एरिया क्या है, सघन वनों से ढका हुआ है। अच्छा, ये जो विषुवत रेखी वन है और पर्णपाती वन, इसमें जो विषुवत रेखी वन उतने आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अति सघन है, एक ही स्थान पर विभिन्न प्रजाति के
वृक्ष पाए जाते हैं जिसको काटना बड़ा कठिन होता है। लेकिन जो मानसूनी वन है ये आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। मानसूनी वन क्या है? आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और ये साल, सागौन है, ये वृक्ष जो है प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। विश्व में सबसे अधिक साल और सागौन के वृक्ष अगर पाए जाते हैं तो कहाँ है? वो म्यांमार में है। और इसकी डिमांड यूरोप में, अन्य देशों में काफी अधिक है। और ये आप समझ जाइए कि जो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जैसे देश हैं, म्यांमार, इनकी अर्थव्यवस्था में वन संपदा की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में जलवायु और वनस्पति दोनों की विविधता पाई जाती है। हमें अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हमें यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा मानसूनी जलवायु वाला देश है और कौन सा विषुवत-रेखीय जलवायु वाला देश है, कौन सा क्षेत्र विषुवत-रेखीय जलवायु के अंतर्गत आता है, कौन सा मानसूनी जलवायु देश के अंतर्गत आता है, कौन दक्षिण पूर्व एशिया का सदस्य देश है और कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में सम्मिलित नहीं है। इन 3 विषयों का ध्यान देना है। विषुवत रेखा किन द्वीपों से होकर गुजरती है, विषुवत रेखा के समीप कौन सा नगर है, इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है, चीन की सीमा से सीमा पर कौन कौन से देश स्थित है ना? तो इन सीमा को बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। ठीक है, अब आता है जल संधि। जल संधि, देखिए जल संधि जो है स्ट्रेट, ये काफी महत्वपूर्ण है। अब जैसे मान लीजिए मलक्का है, मलक्का जल संधि स्ट्रेट। जल संधि क्या है? 2 सागरों को जोड़ता है और 2 स्थलों को अलग करने वाला भाग है। अब ये जैसे मलक्का स्ट्रेट है, मलक्का स्ट्रेट क्या करता है? ये जावा सागर को अंडमान सागर से क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, अलग किसको करता है? अलग करता है इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को और मलेशिया को अलग करता है। इस जलसंधि को पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। पूर्व का प्रवेश द्वार व्यापारिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण, दोनों दृष्टिकोण से यह जलसंधि काफी क्या है? महत्वपूर्ण है ना? अब आप समझ जाइए, चीन का 70% व्यापार इसी जलसंधि के माध्यम से होता है। भारत का 50% व्यापार इसी जलसंधि के माध्यम से होता है। ये पूर्व का प्रवेश द्वार कहलाता है। और इस जलसंधि के मुहाने पर जो है सिंगापुर स्थित है। तो जो हमारा मलक्का स्टेट है, ये पूर्व का प्रवेश द्वार है। ये अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ता है। मलेशिया और आपके इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। इस जलसंधि के मुहाने पर सिंगापुर है। व्यापारिक दृष्टिकोण से जल संधि काफी महत्वपूर्ण है। इतनी चीजें आपको मलक्का स्टेट के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, अब आता है दूसरा जावा जल संधि, या हम सुंडा जल संधि क्या कहते हैं? सुंडा, सुंडा जल संधि। अब जो सुंडा जल संधि आता है, ये जावा और सुमात्रा दोनों को अलग करता है। जावा और सुमात्रा को क्या करता है? सुंडा जल संधि अलग करता है। और इस जल संधि पर हमारा कौन सा शहर स्थित है? जकार्ता। इंडोनेशिया का राजधानी शहर कौन सा है? जकार्ता। और इसी जल संधि पर आपका विश्व प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्राकोटोवा स्थित है। किस जल संधि पर? सुंडा जल संधि पर। सुंडा स्ट्रेट यह जावा और सुमात्रा को अलग करता है। ये इंडियन ओशियन और जावा सागर को जोड़ता है। इस पर जकार्ता शहर स्थित है और इसी पर समीप क्राकोटोवा प्रसिद्ध ज्वालामुखी स्थित है। इसके बाद मकासर जल संधि है ना? तो ये मकासर जल संधि है, ये बोर्नियो द्वीप और सुलवेसी को क्या करता है? अलग करता है। सेल्विस सागर और जावा सागर को जोड़ता है। तो इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, लेकिन ये 2 जल संधियां जो है मलक्का और सुंडा, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में जरूर दिमाग में बनाए रखिए। ठीक है, तो अब बात हो गई वनस्पतियों को मैंने बता दिया। इसका परसेंटेज जाने रहिए कि पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया का सर्वाधिक वनाच्छादित देश, तो सर्वाधिक वनाच्छादित देश होगा तो इंडोनेशिया है और वो मलेशिया है। लगभग दोनों इक्वल है 67%, लेकिन सर्वाधिक होगा तो इंडोनेशिया आएगा। ठीक है, अब वनस्पतियों के बारे में जान लिए, जलवायु हो गया, जल संधि हो गया। अब आपका आता है जैसे अब आता है दक्षिण
पूर्व एशिया। उच्चावच, उच्चावच में पहले नदियां यहां से काफी महत्वपूर्ण है, नदियां है ना। मेन मेन नदी आप कौन है? इरावदी, इरावदी, साल्विन, चाओ फ्राया, मेकांग, रेड। ठीक है, ये नदियां हैं। ऐसे अक्सर क्वेश्चन आईएएस में, पीसीएस में, अदर एग्जाम में आते हैं। तो पहले बात तो हम ये जान लें, एक सिंपल प्रश्न, ये सभी नदियां पश्चिम से पूरब है। सबसे पहले इरावदी है, फिर इसके बाद पूरब में साल्विन है, फिर चाओ फ्राया है, फिर मेकांग है, और लास्ट में रेड है। जिसमें रेड नदी है ना, रेड नदी को छोड़कर शेष नदियां क्या है? उत्तर से दक्षिण प्रवाहित होती है। और रेड नदी जो है, रेड नदी ये पश्चिम से पूरब। अब इसी में पूछा गया है आईएएस में कि निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिम से पूरब प्रवाहित होती है या उत्तर से दक्षिण नहीं होती है? तो उत्तर से दक्षिण सभी नदियां, इरावदी भी है, तिब्बत के पठार से निकलती है, साल्विन भी निकलती है, चाओ फ्राया नदी कोराट के पठार थाईलैंड से निकलती है, मेकांग भी तिब्बत के पठार से निकलती है, रेड भी तिब्बत के पठार से निकलती है। इनमें अगर देखा जाए चाओ फ्राया को छोड़ करके शेष नदियां तिब्बत के पठार से निकलती, ये भी विशेषता जान लीजिए। इनमें रेड को छोड़ करके सभी नदियां उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो हम पहले एक इनको अलग कर लें, पश्चिम से पूरब क्या क्रम है, फिर एक एक नदियों के बारे में क्या करें, जानें। ठीक है, अब जैसे आपको जानना है तो जैसे इरावदी, इरावदी नदी, ठीक है। अब इरावदी नदी जो है आपका, मैप कहां से, मैप मैप हटा दे, छोड़ो, इरावदी जाने दो। इरावदी नदी, देखिए इरावदी नदी के बारे में, ये दक्षिण पूर्व एशिया की काफी महत्वपूर्ण नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है, म्यांमार के मध्य से होकर बहती है और ये मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। यानी कहां गिरती है? मर्तबान की खाड़ी। ठीक है, इसके तट पर यांगून, यांगून शहर स्थित है। ठीक है, इसकी सहायक नदी क्या है? सहायक नदी चाओ, सॉरी, सहायक नदी जो है सहायक नदी इसकी जो है चिदविन। सहायक नदी कौन सी है? चिदविन। इसी चिदविन नदी पर तामथी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, और ये जो इरावदी नदी है, चावल की कृषि, इसके अलावा डेल्टाई भाग के भूगर्भ में पेट्रोलियम निक्षेप। अब ये जान लीजिए, इतना चाहिए इरावदी के बारे में, मोटी मोटी चीजें आप जान रही। इरावदी नदी दक्षिण पूर्व एशिया की एक प्रमुख नदी है जो तिब्बत के पठार से निकल करके उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होते हुए ये मर्तबान की खाड़ी में गिरती है। इस नदी बेसिन में चावल की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है
चिदविन है। इसी चिदविन पर भारत के सहयोग से तामथी जल विद्युत परियोजना, अगर आपसे पूछ लिया जाए तामथी जल विद्युत परियोजना किस देश में है या किस नदी पर है या किस देश के सहयोग से है, तो यह म्यांमार में है और ये चिदविन नदी है। चिदविन इरावदी की सहायक है। इरावदी नदी में चावल की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। यह मर्दमान की खाड़ी में गिरती है। इसके डेल्टाई भाग के भूगर्भ में पेट्रोलियम का निक्षेप पाया जाता है। इतना हमें इरावदी नदी के बारे में जानना जरूरी है। अब इसके बाद आता है साल्विन। साल्विन नदी, देखिए ये भ्रंशित नदी है। कैसी है? भ्रंशित नदी है। ये भी नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है। म्यांमार एवं थाईलैंड की सीमा बनाती है और ये भी मर्दमान की खाड़ी में गिरती है। तो अब आ गया कौन सी नदी भ्रंशित नदी है? विकल्प इरावदी, साल्विन, चाओफ्राया, मेकांग। तो आपका उत्तर क्या होगा? साल्विन। म्यांमार और थाईलैंड की सीमा कौन सी नदी आती है? साल्विन। कहाँ गिरती है? मर्दबान की खाड़ी में। ठीक है। इसके बाद एक नदी आता है आपका चाओ फ्राया। चाओ फ्राया ये थाईलैंड में बहती है। इसे धान का कटोरा कहते हैं। धान का कटोरा। चावल की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। ये नदी जो है थाईलैंड की कोराट के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? कोराट पठार से निकलकर थाईलैंड की खाड़ी में थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। अब ये जो नदी है इसके तट पर क्या है? तट पर बैंकॉक शहर स्थित है। तो सालमी जान गए चाओ फ्राया यह कोराट के पठार से निकलती है, दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए थाईलैंड की खाड़ी में गिरती है। इसके तट पर बैंकॉक है। इसे चावल का कटोरा कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका मेकांग, है ना? इसे जो है दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कहते हैं। ठीक है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये किन किन देशों से प्रवाहित होती है? प्रवाह है तिब्बत पठार से निकलकर, है ना, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। और ये कहाँ गिरती है? मेकांग दक्षिणी चीन सागर। इसके तट पर मुहाने पर होची मिन शहर। ठीक है। मेकांग नदी जो है दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। आप ये मान के चलो ये चाइना अर्थात तिब्बत के पठार से निकलती है और ये नदी म्यांमार को छोड़ दिया जाए, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और ये वियतनाम से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया में साउथ चाइना सी में ये गिरती है। इसके मुहाने पर होची मिन सिटी है। इस नदी बेसिन में चावल की कृषि है, अनेक जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये काफी महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद आता है ये नदी, देखिए ये आपका मेकांग। तो ये म्यांमार है
यहाँ से निकलती है, ये लाओस है, लाओस के बाद थाईलैंड, इधर कंबोडिया, इधर यहाँ पे आके गिरती है, और यहाँ आपका होचिमिन सिटी। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। मैप दे दीजिए, मैप दे दीजिए, ऐसे ऐसे दे दीजिए, इस पे लिखा जा सकता है ना। हाँ? यहाँ लिखा जा सकता है, क्या लगा? छोड़िए, छोड़ दीजिए। हाँ? तो आइए ना यार। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका एक नदी रेड। ठीक है, ये रेड नदी है, ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है, और ये निकल करके चाइना और वियतनाम में बहती हुई साउथ चाइना सी में, या साउथ चाइना सी टोंगिंग की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण चीन सागर के ऊपर है, ये टोंगिंग की खाड़ी है, यहाँ गिरती है। इसके तट पर क्या है? हनोई शहर। कौन सा शहर है? हनोई। तो इस नदी बेसिन में भी चावल की कृषि भरपूर मात्रा में होती है। अब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि दक्षिण पूर्वी एशिया की नदियों से कहां से किन किन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि नदियां सबसे पहले पश्चिम से पूर्व क्रम। तो पश्चिम से पूर्व क्रम कौन है? इरावदी, साल्विन, चाओ फ्राया, मेकांग, रेड। ये क्रम जान लीजिए। इनमें नदियों में क्या विशेषता है फिर से सुन लीजिए। इनमें जो है रेड नदी को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी शेष नदियां जो है क्या है, उत्तर से दक्षिण सीधे प्रवाहित होती है। ठीक है, यद्यपि रेड नदी भी मान के चलिए वो भी दक्षिण की ओर चलती है ना, लेकिन थोड़ा सा इधर दक्षिण पूर्व की है, बाकी सब उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ ड्रेनेज पैटर्न इसका है। दूसरी चीज जान लीजिए, अब उसमें क्या विशेषता है, इसमें जो थाईलैंड में चाओ फ्राया नदी है, चाओ फ्राया नदी ये कोराट के पठार से निकलती है, यहां से निकलती है और थाईलैंड में खड़ी होती है। बाकी शेष नदियां तिब्बत के पठार से निकलती है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन सी नदी तिब्बत के पठार से नहीं निकलती है? साल्विन, इरावदी, रेड, चाओ फ्राया। चाओ फ्राया भी आप जान लीजिए। इसके बाद नदी और खाड़ी, नदी और शहर, ऐसे करके भी जान लीजिए। अब नदी और खाड़ी के रूप में अगर देखा जाएगा तो जैसे मान लीजिए कि इरावदी मर्तबान की खाड़ी, साल्विन मर्तबान की खाड़ी, चाओ फ्राया थाईलैंड की खाड़ी, मेकांग दक्षिण चीन सागर, रेड क्या है, टोंगिंग खाड़ी। चार नदी और चार सागर या खाड़ी, और कहेगा क्या करो, सुमेलित करो। तो ये जब पता रहेगा मैपिंग पे कौन नदी किस खाड़ी में गिरती है, तभी इस प्रश्न को आप हल कर सकते। तो आपको यहां भी देने की आवश्यकता है। फिर इसी तरह से चार नदी और चार शहर दे देगा, और कहेगा क्या, सुमेलित करिए। तो अब मान लीजिए ये रेड नदी है तो हनोई रेड नदी, होचिमिन मेकांग नदी, ताइवान ये आपका ये बैंकॉक चाओ फ्राया नदी, यांगून इरावदी नदी। तो आपको नदी और उस पर स्थित शहर, नदी और खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशियाई नदियों की दिशा, कौन किस दिशा में प्रवाहित होती है, कौन कौन की क्या विशेषता है, किस नदी के मुहाने पर पेट्रोलियम और गैस के भंडार प्रमुख से पाए जाते हैं, इरावदी, कौन सी भ्रंशित नदी है, साल्वी, है ना। तो ऐसे चीजों को हमें ध्यान देने की क्या है, आवश्यकता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में अभी हम 2-3 पॉइंट ही अध्ययन कर पाए हैं। पहला कि दक्षिण पूर्व एशिया में कितने देश हैं, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ये सभी देश एशियान के हैं। इसे हम ओरिएंटल सिविलाइजेशन
लैंड कहा जाता है, पूर्वी सभ्यता की भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, इसके जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं सब विकासशील देश हैं, इसमें सिंगापुर सबसे प्रमुख है, विकसित राष्ट्र के रूप में आता है। बाकी लगभग लगभग सब विकासशील देशों का समूह है। इसका महत्वपूर्ण संगठन एशियान है, जो विश्व का यूरोपीय संघ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन है। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमाएं जान लीजिए। कर्क रेखा किन से गुजरती है, विषुवत रेखा किन द्वीपों से गुजरती है, विषुवत रेखा के समीप कौन से शहर है, जल संधियां आप इसके जान लीजिए। और इसके बाद इसके जो है जलवायु की जान लीजिए। कौन सा दक्षिण पूर्व एशिया में विषुवत रेखीय जलवायु के अंतर्गत आता है, कौन दक्षिण पूर्व एशिया के मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, क्यों आता है, नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन साउथ ईस्ट एशिया से पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जान लीजिए। इसके उच्चावचों में, तो उच्चावच में आपका पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, झीलें हैं। तो आज जो चर्चा रहा वो नदियों का चर्चा रहा। नदियों की चर्चा जो हमने किया, पश्चिम से पूर्व नदियों का क्रम जाने, नदी और सागर, नदी और उस पे तट पे स्थित शहर, इतने चीज है। बाकी शेष अगले वीडियो में आपको मिलेगा। दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में उसकी कृषि, उसकी वनस्पतियां, उसके जनसंख्या, उसका जनघनत्व और उसके जितने बहुत सारे पॉइंट हैं दक्षिण पूर्व एशिया को जानने और समझने के लिए, क्योंकि इस दक्षिण पूर्व एशिया से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज का टॉपिक यही है। जय हिंद।